नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी हैं, झूठे मुकदमे के चक्कर में पड़ के कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते लगाते काफी बड़ी उनके सामने समस्या आ चुकी है। उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, पैसा बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे ही पतियों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें झूठा मुकदमा जो पत्नी लगाई थी, चाल चली थी पति को परेशान करने के लिए, वो मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है और पति के घर वालों को जो कोर्ट होता है वो बरी कर देता है। तो यहाँ पत्नी की जो चाल होती है नहीं चलती है, पत्नी जो दाल गलाना चाह रही थी नहीं हो पाता है और पति के घर वाले जो होते हैं झूठे मुकदमे में फंसने से बच जाते हैं। तो यहाँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जजमेंट एक रूलिंग जजमेंट है और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आज मैं ये जजमेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं पहले ही बता देता हूं कि ये एक डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित जजमेंट है, तो इस वजह से आप लोगों के लिए और भी ज्यादा ये जजमेंट बन जाता है। तो पति के पक्ष में आया हुआ ये एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, तो इसे बारीकी से समझिएगा, सारी चीजों को ध्यान से समझिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है, जो मैट्रिमोनियल मुकदमे होते हैं जैसे 498A का केस, सेक्शन 9 का केस, डाइवोर्स का केस, मेंटेनेंस का केस, डीवी एक्ट का केस, या फिर ऐसे जो भी मुकदमे होते हैं उन्हीं से संबंधित ये किताब है और उन्हीं से संबंधित इस पुस्तक में जानकारी दी गई है। तो यदि आपके ऊपर आपकी पत्नी ने कोई भी झूठा मुकदमा किया है, आप उस मुकदमे से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो ये किताब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस पुस्तक की मदद से आपको आपके ऊपर लगे मुकदमे के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जिससे कि आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पैसे भी बचेंगे, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तो कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा और आपसे पैसे नहीं ठग पाएगा। तो ये जो वीडियो है और साथ ही साथ ये जो किताब है पतियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों चीजें, ये वीडियो और ये किताब, दोनों चीजें पतियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये जो किताब है इसका मूल्य जो है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, लेकिन आपको 50 रुपए डिस्काउंट दिया जा रहा है अभी। तो ये किताब अभी आपको 600 रुपए की पड़ेगी। तो इस किताब को अगर आप बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करके बताइएगा कि मैं आपकी किताब खरीदना चाहता हूं, तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए अब अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, तो अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जहां आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित, डिस्चार्ज से संबंधित बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे। और देखिए, अगर आप अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को मुझसे ड्राफ्ट कराना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप मुझसे अपना डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी ड्राफ्ट करा सकते हैं। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा। साथ ही साथ मेरी जो किताब है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, उसमें भी आपको डिस्चार्ज एप्लीकेशन से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, उसकी ड्राफ्टिंग समझने को मिल जाएगी। तो सारी चीजें आप मेरी पुस्तक से भी पढ़ के समझ सकते हैं, या फिर अपने डिस्चार्ज एप्लीकेशन को आप मुझसे ड्राफ्ट भी करा सकते हैं। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है और नागपुर बेंच के द्वारा आया है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है उसके द्वारा ये जजमेंट आया है। अब देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो सतीश वकील बगाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में आया है। देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है अपने पति के साथ साथ उस पति के घर वालों के ऊपर, यानी टोटल पति को लेके 9 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराती है। जब एफआईआर दर्ज हो जाता है उसके बाद जो पुलिस होती है इन्वेस्टिगेशन करती है और 9 लोगों के विरुद्ध वो कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जमानत होती है। जमानत के बाद जब चार्ज बन रहा होता है तो ये जो 9 लोग होते हैं, यानी पति को लेके 9 लोग जो होते हैं, वो डिस्चार्ज होने के लिए डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाती हैं।
लेकिन जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और आदेश देते हैं कि चार्ज बने और चार्ज निर्धारित कर देते हैं। उसके बाद देखिए जो पति और पति के घर वाले होती हैं यानी टोटल 9 अभियुक्त होती हैं, वो जो सेशन कोर्ट होता है वहां पे जो मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ होता है उसके विरुद्ध अपील करती है। अब अपील जब करती हैं तो जो सेशन कोर्ट होता है तो टोटल 1 से लेके 9 अभियुक्त होते हैं यानी टोटल, तो जो सेशन कोर्ट होता है वो 5 से लेके 9 तक लोगों को यानी जो अभियुक्त संख्या 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं उन्हें डिस्चार्ज कर देता है और जो मजिस्ट्रेट का आदेश होता है उसे आंशिक रूप से परिवर्तित कर देता है। अब देखिए बचते हैं टोटल 4 लोग, अभियुक्त संख्या 1, 2, 3, 4 जिसमें पति भी होता है। अब देखिए ये 4 लोग जो होते हैं वो हाई कोर्ट में प्रार्थना पत्र लगाते हैं यानी जो ये मजिस्ट्रेट का आदेश होता है उसके बाद सेशन कोर्ट का आदेश होता है, उस आदेश के विरुद्ध कि 4 लोगों को अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है तो हमें भी डिस्चार्ज किया जाए, इसलिए वो हाई कोर्ट जाते हैं। अब देखिए हाई कोर्ट में जो चीजें हुई हैं वही इंपॉर्टेंट है और वही जानने लायक है। अब देखिए यहाँ पे पति की तरफ से ये तर्क किया जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनसे तो पहली चीज कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बन रहा है, पत्नी ने कोई दहेज के संबंध में कोई विशिष्ट बात नहीं लिखी है, ये भी नहीं लिखा है कि दहेज मांगा गया या कब मांगा गया, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। दहेज के लिए उसे कभी प्रताड़ित नहीं किया गया है, ऐसा कोई जिक्र नहीं है। साथ ही साथ पत्नी ने ये लिखा है कि मुझे फांसी लगाकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समय तारीख का जिक्र भी नहीं किया गया है कि कब और किस दिन ऐसा किया गया। अब यहाँ पे पत्नी ने एक आरोप लगाया है सबसे, अब देखिए पत्नी ने यहाँ पे एक और आरोप लगाया है कि जो उसका पति है उसका छोटा भाई जो था उसकी डेथ हो गई और डेथ हो जाने के बाद जो छोटे भाई की पत्नी थी उससे और पति का संबंध बन गया और दोनों में प्रेम हो गया। इस वजह से ये जो पति था वो चाहता था कि उसकी पत्नी से उसका डाइवोर्स हो जाए और डाइवोर्स के लिए वो पत्नी के ऊपर दबाव बनाता था और डाइवोर्स के लिए उसे प्रताड़ित करता था। यही मुख्य आरोप पत्नी ने लगाया है। तो यहाँ इसी आरोप के आधार पे पत्नी का ये केस दर्ज हुआ है कि डाइवोर्स लेने के लिए दबाव बनाया जाता था और उसे मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन कोई समय का तारीख का जिक्र नहीं है कि किस दिन की गई। तो यहाँ पे जब कोर्ट सारी चीजों को देखता है, सारी चीजों को देखने के बाद कोर्ट यही कहता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उनके आधार पे प्रथम दृष्टया आरोप नहीं बन रहा है, साथ ही साथ विशिष्ट आरोप नहीं है। कोई जो घटना की तिथि बताई नहीं गई है, ना ही कोई समय बताया गया है कि कब पत्नी को मारने का प्रयास किया गया, कब उसे फांसी लगाने का प्रयास किया गया। कोई भी जो भी आरोप लगे हैं वो विशिष्ट आरोप नहीं है, ना ही कोई ऐसा आरोप है जिससे कि पत्नी आत्महत्या कर ले। जैसे कि अगर पत्नी के ऊपर बहुत सारे दबाव बनाए जाते हैं, कोई ऐसी बात कही जाती है कि वो आत्महत्या करने के लिए प्रोत्साहित हो, वो आत्महत्या करने के लिए करने लगे, तो ऐसे में ये चीजें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत अपराध होता है। लेकिन ऐसा कुछ इस मामले में नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने चार्जशीट लगा दिया है सिर्फ इस आधार पे कि पति जो था वो पत्नी के ऊपर डाइवोर्स के लिए दबाव बनाता था। तो ऐसे में यहाँ पे जो अभियुक्त संख्या 2 से लेके 4 तक हैं उनके ऊपर कोई आरोप ही नहीं बन रहा है, जो भी चीजें हैं वो पति के ऊपर है। तो यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है अभियुक्त संख्या 2 से लेके 4 तक को यहाँ पे डिस्चार्ज कर देता है। तो यानी टोटल जो 9 लोग थे उसमें से 8 लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, बचता है सिर्फ अकेला पति। अब कोर्ट कहता है कि पति के ऊपर ही आगे की कार्यवाही किया जाए। तो ऐसे में यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है कि डिस्चार्ज एप्लीकेशन अगर आपको लगाना है तो जिनके ऊपर आरोप नहीं बन रहा है, यदि आप उनके ऊपर पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाते हैं तो इससे आपको फायदा मिल सकता है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर घटना का जो समय है, तारीख है, इसका जिक्र नहीं किया गया है तो ये भी चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी और इसके आधार पे भी डिस्चार्ज करा सकेंगे खुद को। साथ ही साथ ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि यदि पत्नी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि मुझसे दहेज मांगा गया, दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित किया जाता था, तो यहाँ ये भी चीज पति के पक्ष में आ रहा है और पति इस आधार पे भी खुद को डिस्चार्ज कराने के लिए जा सकता है। तो कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट चीजें इस जजमेंट में निकल के आई हैं। तो यदि आपके ऊपर भी आपकी पत्नी ने ऐसा कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और आपके पास डिस्चार्ज का ग्राउंड है तो आप भी अपने आप को डिस्चार्ज करा सकते हैं। और यदि आपका ऐसा ही मामला है तो इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं। यदि ये जजमेंट आपको चाहिए तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं इस जजमेंट का PDF कॉपी आप
आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।